चलिए सुनते हैं मन के बंधन भाग 1 की कहानी। ऑफिस का काम समाप्त कर माधवी उठी तो बाहर अंधेरा पसरने लगा था। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ था, घर से निकलना नहीं के बराबर हो गया था। सब सामान घर पर ही एक फ़ोन करते आ जाता। वह उठकर एक कप चाय कॉफ़ी बना लाई और देर तक बैठी उसे पीती रही। कॉफ़ी समाप्त कर उसने रात के लिए 2 पराठा सेक कर कैसरोल में डाल दिया। जब पूरी तरह लॉकडाउन लगा था तभी उसने अपनी मेड कमला को आने से मना कर दिया था। उसके बाद से न कभी कमला आई और न उसने ही कभी उसे बुलाया। आसपास के फ्लैट में मेड आने लगी थी। वर्क फ्रॉम होम हो जाने से उसे इतना फ़ायदा तो हो ही गया था कि उसे घर के कामों के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। वैसे भी वह अकेली रहती थी। खाली समय में वह बैठे बैठे बोर हो जाती थी या फिर अतीत की ज्यादतियाँ और प्रवचना उसकी आत्मा को लहूलुहान किए रहता, जिससे वह अपने आप को ज़्यादातर काम में व्यस्त रखती। जब कभी ज़्यादा मन घबराता वह नीचे उतरकर कैंपस में बने छोटे से पार्क में जा बैठती, जो कोरोना के दहशत के कारण सुनसान ही रहता था। उस दिन भी वह उतरी थी तो थोड़ी देर तक टहलने के बाद अपने नियत स्थान पर आ बैठी। तभी उसे लगा कि कोई है जिसकी नज़रें उसका पीछा कर रही हैं। यूं ही मुड़ कर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो बल्ब की पीली रोशनी में उसे शीशम के पेड़ के पास एक पुरुष की आकृति नजर आई। कैंपस में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उसे भय की सिहरन सी महसूस हुई। हवा के झोंकों के साथ, डोलते पत्तों की सरसराहट के साथ बढ़ती घटती बल्ब की रोशनी अजीब से रहस्य का ताना बाना बुन रहा था। रात के 10 बजने वाले थे। कैंपस में उसी की तरह कुछ लोग जो एक इधर उधर नजर आ रहे थे, वे भी अपने अपने घरों में सिमटने लगे थे। एक घनी नीरवता चारों तरफ पसरने लगी थी। वह उठकर तेजी से अपने कदम बढ़ाते लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जब ऊपर अपने फ्लैट में आ गई तो एक बार बालकनी से झांककर देखने से अपने मन को रोक न पाई। अभी भी वह आकृति वहीं खड़ी नजर आई। शायद वह भी उसकी तरह ही अकेला और बेजार है। अभी तक तो उस पार्क में वह अपने आप को अकेला ही पाती थी, पर दूसरे दिन से वह व्यक्ति भी वहां नजर आने लगा। उसी की तरह वह भी 1-2 घंटा बैठकर चला जाता। उस व्यक्ति के कारण उसे पहले की तरह एकांत का अनुभव नहीं होता। वहां बैठने का मजा ही किरकिरा हो गया था। फिर भी वह टहलते हुए आदतन वही आकर बैठ गई और अपनी हथेली से अपना चेहरा ढके अपनी खिन्नता को कम करने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है क्या? सिर उठाई तो उसकी बीमारी का कारण सशरीर उसके सामने पास वाले बेंच पर बैठा था। उसने उसकी बातें सुनकर भी जैसे अनसुनी कर दी और उठकर खड़ी हो गई, पर वह सर्वदर्शी संत की तरह उसकी अनकही बातों को भी जान रहा था। बड़ी ही डिठाई से बोला, माधवी जी, आपको आदमी से एलर्जी है क्या? किसी की उपस्थिति मात्र से भन्ना जाती। जब कोरोना की दुहाई मत दीजिए। मैं आपसे लगभग 20 फीट की दूरी पर हूँ और मैंने मास्क भी लगा रखे हैं। मेरे बारे में तो आपने ढेर सारी जानकारी जुटा रखी है। मेरा नाम भी जानते हैं आप। 1 हफ्ते से देख रही हूँ, आपकी भी कोई हमदम नज़र नहीं आए। आप भी मेरे जैसे अकेले ही नज़र आते हैं। फिर भी जी, मेरे विषय में इतनी जानकारी हासिल करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे भी आपके विषय में जानकारी हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपने नेम प्लेट पर अपना नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखे हैं। जहाँ तक अकेले रहने की बात है जी, तो किसी को अकेला रहना पसंद है तो किसी के लिए अकेले रहना उसकी मजबूरी है। वैसे मैं बता दूं कि मैं आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहता हूं और आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा नाम। बीच में ही उसकी बात काटते हुए माधवी बोली, अजनबियों का नाम जानना और उनसे दोस्ती करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए बेवजह दोस्ती करने की कोशिश ना करें। मैं किसी से सोच समझकर ही दोस्ती करती हूँ।
अच्छा जी, पर हर दोस्त पहले अजनबी ही होते हैं। बातें तो कीजिए, दोस्ती का क्या है, वो तो खुद ब खुद हो जाएगी। वह सोखी से बोला तो बहस करने के बदले वह वहां से उठकर चली आई थी। पर घर आकर भी उसे चैन कहाँ था। पार्क में उस आदमी की कौतूहल और आत्मीयता से भरी बातों ने राख में दबे चिंगारी को जैसे हवा दे दिया। उसके निश्चल मन में किए गए सवालों से बरसों पुराना कोई इतिहास मन पर दस्तक देने लगा था। हेमंत, जिससे बिछड़कर उसकी जिंदगी कैसी सुनसान और वीरान हो गई, जैसे कृष्ण से बिछड़कर कभी दूर वीरा में राधा ने काटी होगी अपनी जिंदगी, वैसे ही घुट घुट कर वह अपनी जिंदगी अब तक जी रही थी। अपने पड़ोस में रहने वाले हेमंत से बचपन से ही उसकी दोस्ती थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। दोनों के कम उम्र के उस प्यार का एहसास इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाते थे। उन्हीं दिनों हेमंत का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। दोनों काफी खुश थे। तभी हेमंत के पापा का ट्रांसफर पटना से दिल्ली हो गया। दोनों पर जैसे गाज गिरी। मिलने का कोई उपाय नजर नहीं आया। तो पटना छोड़ते समय हेमंत ने वादा किया था कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वह इंतजार करे। पढ़ाई पूरी कर वह उसका हाथ मांगने जरूर आएगा। लेकिन माधवी की माँ को एक विजाती लड़के से उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने उन दोनों के फोन पर भी बातें करने से पूरी तरह रोक लगा दिया था, जिससे दोनों के बीच बातों का सिलसिला ही टूट गया। पर उसे पूरा विश्वास था कि हेमंत एक दिन जरूर उसे वापस ले आएगा। पूरे 4 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हेमंत एक बार भी वापस नहीं आया। हाँ, इस दौरान अधीर का उसके घर आना जाना जरूर बढ़ गया था। वह भी माधवी के पास देवदत्त बाबू की तरह मार्बल का व्यापार करता था। धीरे धीरे देवदत्त बाबू अधीर को बहुत पसंद करने लगे थे। वे अक्सर कहते, आजकल कहाँ ऐसा देवता समान आदमी मिलता है। जितना यह सुदर्शन है उतना ही सुशील भी। बड़ों का मान सम्मान करना और दूसरों की मदद करना तो कोई इससे सीखे। ऐसे लड़कों से ही तो घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। नज़दीकी रिश्तों में भी हमेशा दृढ़ता और निर्मलता बनी रहती है। अपनी बेटी के लिए ऐसे ही सर्वगुण संपन्न लड़की की उन्हें तलाश थी। जब एक दिन अधीर के घर वालों ने खुद ही आकर माधवी का हाथ मांगा तो उसके सीधे साधे पापा ने इसे अपना सौभाग्य समझा। उन्हें शादी का वचन दे दिया। माधवी चाहकर भी अधीर से शादी करने से मना न कर पाई, क्योंकि पल पल हेमंत का इंतजार करती माधवी को तब तक न हेमंत का कोई संदेश मिला था, न वह खुद आया था। उन दिनों अधीर का मूल स्वभाव उसकी लच्छेदार बातों के बीच जाने कहाँ छिप गया था। तब उन्हें लगता था कि वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली पिता हैं, जिसे इतना अच्छा सूरत और सीरत वाला दामाद मिला है। लेकिन जल्दी अधीर पर पड़ा आवरण उतरने लगा और उसका असली रूप सबके सामने आने लगा। वह क्रोधी और दभी तो था ही। देवदत्त बाबू के बिजनेस में घुसा तो उनका विश्वास पात्र बन लाखों का चूना लगा दिया। इस बात से देवदत्त बाबू के साथ साथ माधवी को भी गहरा आघात लगा। फिर भी बेटी के सुखों का ख्याल कर उसके पापा चुप ही रहे। पापा के समझाने पर माधवी ने भी अपने मन को समेट कर उसे माफ कर दिया। अपराधी को क्षमा कर दो तो वह सामने वाले को कमजोर और कायर समझने लगता है। अब वह और भी ढीठ हो गया, खुलेआम विभिन्न लड़कियों से दोस्ती रखने लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।